चलिए, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 14, इंडियन फार्मर्स, पेज नंबर 115. नाउ वी स्टार्ट रीडिंग इंडियन फार्मर. सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है. एम.एस. स्वामीनाथन is known as the Indian father of green revolution for his success in introducing high yielding varieties of wheat in the country. तो एम एस स्वामीनाथन जो है वो इंडियन फादर हैं, इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति. ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति. इसके फादर कहलाते हैं एम एस स्वामीनाथन. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऐसी टेक्निक इंट्रोड्यूस करी थी जिससे कि हाई यील्ड मिले, बहुत ज़्यादा पैदावार मिले और वैरायटी मिले. किसमें? वीट में, गेहूं में. गेहूं की पैदावार को अच्छा करने के लिए और उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया था. इन द ईयर ऑफ 1943, when he was a student at the University of Kerala, occurred a famine in West Bengal, in which about 3 million people died due to starvation. तो जब वो पढ़ रहे थे, जब वो एक स्टूडेंट थे, तो क्या हुआ था केरला में, केरला की यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट रहा करते थे. तब एक ऐसा फेमाइन आया था, एक ऐसा डिसास्टर, एक ऐसी भयंकर त्रासदी हुई थी जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल में अबाउट 3 मिलियन पीपल जो थे वो डाई हो गए थे, मर गए थे ड्यू टू स्टारवेशन, भूख के कारण. He then decided to conduct an agriculture research in order to help farmers produce more. तो उन्होंने एक क्या किया, उन्होंने एक ये निश्चित किया, ये डिसाइड किया कि वो एग्रीकल्चर रिसर्च करेंगे. एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के विषय में रिसर्च करेंगे, नई नई टेक्निक्स को डिस्कवर करेंगे टू हेल्प फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, प्रोड्यूस मोर, जिससे कि वो और ज़्यादा पैदावार कर सके. इसके लिए वो बहुत सारी डिस्कवरीज करेंगे. हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर साइंस हैव मेड एन इंडिलीबल मार्क ऑन फूड प्रोडक्शन. उनके ये जो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया एग्रीकल्चर में, वो एक बहुत अच्छे काम के रूप में देखा गया फूड प्रोडक्शन के विषय में. नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अदर डेवलपिंग नेशंस आल्सो. ना सिर्फ इंडिया में और दूसरे देशों में भी. लिस्ट वन वैल्यू हेल्प्ड बाय स्वामीनाथन. तो हमको यहाँ पर एक हेल्प बतानी है जो स्वामीनाथन ने की थी. तो स्वामीनाथन ने क्या किया था, शी डिस्कवर टेक्निक फॉर हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ यील्ड ऑफ व्हीट इन द कंट्री. कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके किसकी, गेहूं की, ऐसी टेक्निक्स को खोजा था. कहाँ पर? फार्मिंग इज ए प्रोफेशन ऑफ होप, आशा. फार्मिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आशा यानी कि पॉजिटिवनेस पर डिपेंड करता है, होप पर डिपेंड करता है. किसानों को होप होती है कि रेन आएगी तो उनके फील्ड में, उनके खेतों में सिंचाई हो जाएगी, पानी चला जाएगा. वो ये होप करते हैं कि हाई यील्ड होगी, पैदावार होगी. वो ये होप करते हैं कि उनकी जो यील्ड है, उनकी जो क्रॉप है, उसकी बहुत अच्छे उनको प्राइस मिलेगी. तो ये सारी होप पर डिपेंड करने वाला प्रोफेशन है. फॉर मोस्ट ऑफ आवर बेसिक नीड
like food and clothing, we all depend on the farm produce. हमारी जो भी बेसिक नीड है, डेली की आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि फूड है, क्लोथिंग है, उस सब के लिए हम डिपेंड करते हैं फार्म प्रोड्यूस यानी कि फार्म प्रोडक्शन पर, खेतों से मिलने वाले प्रोडक्शन पर। इंडियन फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन फार्मर जो है वो बैकबोन है किसके? इंडियन सोसाइटी के। जो हमारे किसान हैं वो हमारी सोसाइटी के बैकबोन है। आपको पता है ना, बैकबोन के बिना हम सीधे भी नहीं खड़े हो सकते, हम बैठ भी नहीं सकते। और हमारी सोसाइटी, हमारे पूरे समाज की बैकबोन कौन है? इंडियन फार्मर्स, यानी कि ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर कंट्रीज पॉपुलेशन डिपेंड ऑन फार्मर्स फॉर देयर लाइवलीहुड। 17% ऑफ आवर कंट्रीज पॉपुलेशन, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को अगर हम 100 माने तो उसमें से 70% यानी कि 70 लोग जो है वो फार्मर्स पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी दैनिक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी दैनिक पैसे के लिए, सब चीज़ों के लिए किस पे निर्भर करते हैं? फार्मर्स पे, यानी कि खेती के पे ऊपर निर्भर करते हैं या खेती से जुड़े हुए दूसरे प्रोफेशंस पर निर्भर करते हैं। फार्मिंग एड्स आवर कंट्री ट्रेड आल्सो। फार्मिंग जो है वो हमारी कंट्री के ट्रेड यानी कि व्यापार में भी सहायता करता है। प्रोडक्ट्स लाइक टी, शुगर, राइस, टोबैको, स्पाइसेस एसेट्रा आर द मेन एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। हमारी जो मेन एक्सपोर्ट मतलब हमारी कंट्री से बाहर जाने वाला जो सामान है उसमें सबसे मेन जो है वो टी है, शुगर है, राइस है, टोबैको है, स्पाइसेस हैं। ये सारी चीज़ें हम मेनली एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया से बाहर भेजते हैं। ड्यू टू इंडियाज जियोग्राफिकल लोकेशन, सम पार्ट्स एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेट्स। दिस अफेक्ट्स द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ईच रीजन डिफरेंटली। हमारा जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह का है कि हमारे एक ही देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का मौसम या एटमॉस्फेयर होता है, अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है, जिससे हमारे एक ही देश होते हुए भी अलग अलग तरह के क्लाइमेट की वजह से अलग अलग तरह की फार्मिंग होती हैं। जैसे अगर हम माउंटेन पे जाएं तो वहाँ पर कोल्ड रीजन है, वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। प्लेन जो है उनमें अगर राजस्थान की तरफ आए तो यहाँ पे हॉटनेस ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। अगर प्लेन में हम पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो कोल्ड होगा, मिक्स वाला टेम्परेचर भी रहता है। कोस्टल रीजन अगर हम सी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, जैसे कि हमारे साउथ साइड में वहाँ पे ना गर्मी होती है ज़्यादा, ना ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, बारिशें ज़्यादा आती हैं। तो अलग अलग तरह के क्लाइमेट की वजह से अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर होती है, अलग अलग तरह की पैदावार मिलती है। अब हमारे पास आता है न्यू टॉपिक, टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया में किस किस तरह की फार्मिंग होती है? सबसे पहले है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग यानी कि इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द क्रॉप आर ग्रोन इन लार्ज स्केल प्लांटेशन। कमर्शियल का मतलब है ज़्यादा मात्रा, व्यापार के लिए। तो कमर्शियल फार्मिंग में जो क्रॉप्स है वो लार्ज स्केल पर प्लांट की जाती है, लार्ज स्केल पर प्लांटेशन किया जाता है। लंबे मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में प्लांट्स बोए जाते हैं एक ही तरह के। They are grown with a purpose of selling in the markets or to be shipped to other countries. इनको इस तरह से पर्पज लेके बोया जाता है, इस तरह का प्लांटेशन किया जाता है कि उनको मार्केट में बेचा जाएगा या फिर दूसरे कंट्रीज में उनको
शिप किया जाएगा, यानी कि दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाएगा इन एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी के बदले। तो ये क्रॉपिंग जो है इसमें मेनली आता है रबर, टी, टोबैको, स्पाइसेस, कोकोनट एसेट्रा। तो ये जो कमर्शियल फार्मिंग है इसमें सबसे मेन है हमारा रबर और टी, टोबैको तंबाकू, और विभिन्न तरह के स्पाइसेस मसाले, और कोकोनट। ये कमर्शियल क्या होती है, फार्मिंग होती है। आर सम कमर्शियल क्रॉप्स, ये सारी कमर्शियल क्रॉप्स हैं। आपके इसके बाद आता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन फार्मर practices subsistence farming. Farmers cultivate small and scattered piece of land with the help of family and farm animals. ये जो subsistence फार्मिंग होती है इसके अंदर अधिकतर इंडियन फार्मर्स यही वाली फार्मिंग करते हैं। इसके अंदर जो फार्मर्स होते हैं उनके पास जितनी भी ज़मीन होती है, जितनी भी उनके पास लैंड होती है, फार्म होते हैं, उसके ऊपर वो क्रॉपिंग करते हैं अपनी फैमिली की हेल्प से, और अपने पास जो उनके पास एनिमल्स होते हैं उनकी हेल्प से। जैसे बैलों के ऊपर वो हल लगाकर फार्म को प्लो कर सकते हैं, उसमें वो सीड डाल सकते हैं। इस तरह के काम अपने एनिमल के हेल्प से और फैमिली के हेल्प से करते हैं। यानी कि इसके अंदर बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे क्रॉपिंग नहीं होती है। द टूल्स आर सिंपल एंड टेक्निक्स आर बेसिक। इसमें जो टूल्स होते हैं, जो टूल काम में लिए जाते हैं, जो उपकरण काम में लिए जाते हैं, वो बहुत सिंपल होते हैं, और टेक्निक जो होती है वो बेसिक होती है। यानी कि जैसे ये कमर्शियल वाली फार्मिंग है, इसमें हम मशीन का उपयोग करेंगे, इलेक्ट्रिक मशीन्स का उपयोग करेंगे। इनके अंदर हम लेबर भी यूज कर सकते हैं, पैसे देकर लेबर हायर कर सकते हैं। लेकिन ये सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है इसमें फैमिली मेम्बर्स ही हेल्प करेंगे, और फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ फैमिली में जो आपने अपने एनिमल्स रखे हुए हैं वो हेल्प करेंगे, और इसमें जो टूल्स होंगे वो बहुत सिंपल होंगी, और टेक्निक जो होंगी बेसिक होंगी। कोई मशीन वगैरह का यूज ज़्यादा नहीं होगा। मेन एम्फेसिस इज ऑन फूड क्रॉप्स। इसमें जो मेन एम्फेसिस रहता है वो फूड क्रॉप्स पे रहता है। फार्मर फोकस ऑन ग्रोइंग इनफ फूड फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिली। इसमें जो फूड क्रॉप जो क्रॉपिंग होती है वो इस तरह की होती है कि फार्मर अपनी फैमिली और अपने जो भी ज़मीन है उस पर इस तरह की क्रॉपिंग करते हैं कि अपनी फैमिली के लिए फ्रूट, वेजिटेबल और वीट वगैरह अपनी फैमिली के लिए इनफ मात्रा में बो सकें। यानी कि ये मेनली फैमिली के लिए, फैमिली के द्वारा ही फार्मिंग होती है। उसके बाद आता है मिक्स्ड फार्मिंग। इट इज़ ए टाइप ऑफ फार्मिंग विच इन्वॉल्व फार्मिंग एज वेल एज रेजिंग लाइव स्टॉक एट द सेम टाइम। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि एक तो फार्मिंग भी होती है और साथ में पशुओं को भी पाला जाता है साथ के साथ। जैसे कि आप गाय भैंसों को भी बहुत बड़ी संख्या में पाल लें और साथ में क्रॉपिंग भी करें, दोनों काम एक साथ हों। इट इज़ आल्सो इंक्लूड फॉरेस्ट्री, फ्रूट कल्टीवेशन, डेयरी, पोल्ट्री, मशरूम, बी कीपिंग एसेट्रा। जैसे कि आपने फॉरेस्ट्री करी, इसके अंदर आपने मधुमक्खियों को पाला, फ्रूट कल्टीवेशन किया, फ्रूट्स को उगाया, साथ में आपने डेयरी खोल ली जिसमें बहुत सारी संख्या में गाय भैंस रख ली और दूध का, मिल्क का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। पोल्ट्री फार्म जिसके अंदर मुर्गियों को पाला जाता है फॉर एग एंड फ्लैश, उसके लिए पोल्ट्री फार्म खोल लिया। मशरूम जो कि आजकल एक बहुत महंगी और कॉमन वेजिटेबल है हमारी सिटीज़ में, उसकी
खेती शुरू कर दी, छोटे खेत में तो एक में मशरूम शुरू कर दिया, और मेन क्रॉपिंग हमारी कोई भी सब्जियां हैं या फिर फ्रूट्स हैं या फिर वीट वगैरह है, मेन क्रॉपिंग तो वो हो गई, साथ में हमने मशरूम भी उगाना शुरू कर दिया। या फिर बी कीपिंग, मधुमक्खियों को आर्टिफिशियल तरीके से हमने रेयर करना, पालना शुरू कर दिया फॉर हनी। तो ये हमने साइड में भी एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के साथ साथ। उसके बाद आता है आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर।